स्मॉल कैप को लेकर के हमने देखा कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए, आपने भी अभी वैल्यूएशन की भी बात की है। तो स्मॉल कैप में हम तो देख ही रहे थे कि वहाँ पे जो प्राइस जो था वो जो लेवल्स पर थे, उनके जो पीई की हम बात करें या जस्ट हीटेड अप तो थे ही। उसमें एक बयान आता है मच सेलिब्रेटेड सीआईओ और जाने माने नाम एस नरेन साहब का, और उसके बाद हमने देखा भी उन्होंने जो कहा वैसा होते हुए भी। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत लोगों ने निवेश किया हुआ है। मेरे पास जो पोर्टफोलियोज आते हैं, आई एम श्योर आपके पास मेरे से भी ज्यादा पोर्टफोलियोज आते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? अभी स्मॉल कैप में कुछ लोग अभी अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स पर बैठे हुए हैं, तो क्या लॉस बुक कर लें, बने रहें? स्मॉल कैप और मिड कैप का आप गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का दिशा देख रहे हैं? मुझे लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ही प्रॉमिसिंग सेगमेंट है बाज़ार का। और किसी भी निवेशक को, जब आप नरेन के मल्टी कैप पोर्टफोलियो में भी लगाते हैं तो उसमें 5-10% स्मॉल कैप होता है जी। स्मॉल कैप महंगे हो सकते हैं, स्मॉल कैप एक सेगमेंट कभी सस्ते हो सकते हैं या कई बार रीजनेबली प्राइस्ड हो सकते हैं, फेयरली प्राइस्ड हो सकते हैं। पर मुझे लगता है कि भारत के बाज़ार में पैसा लगाने में जो सबसे बड़ा प्रॉमिस है वो लार्ज कैप में नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जितनी बड़ी कंपनी है वो 5 गुना बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन एक 5,000 करोड़ की कंपनी 25,000 की हो सकती है। और हम आए दिनों हम ये देखते आए हैं कि एक 5,000, 10,000, 25,000 करोड़ की कंपनी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बड़ी हो जाती है 2-4-5 साल में। और वो जो स्मॉल कैप का, और इस सारी कंपनियां नहीं होती। कुछ कंपनियां होती हैं जिसमें केवल उसमें नैरेटिव होता है, सब्सटेंस नहीं होता है। कई बार बहुत सारी कहानियाँ चल पड़ती हैं और ये बाज़ार कहानीकारों से भरा हुआ है। मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत सारे लोग कहानी बनाते हैं, कहानी गढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग कारोबार मन लगा के चलाते हैं। और मन लगा के कारोबार चलाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत का काम है। रोज़ सुबह आके आपको चिंता करना होता है कि आज हम बेहतर कैसे करें, आज हम कैसे। कोई लेंडर है, HDFC था या HDFC लिमिटेड था, जो कि रोज़ सुबह मुझे याद है 30 साल पहले जब HDFC बहुत छोटी कंपनी थी तो उनका दिल्ली में एक ब्रांच हुआ करता था, और वहाँ पर वो अपॉइंटमेंट देते थे आपसे मिलने के लिए कि आपसे मिल के वो जानेंगे कि आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं, और अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए। और ये जो प्रोसेस था HDFC के शुरुआत के दिनों का, ये आधार बना HDFC के एक क्रेडिबल लेंडर बनने का। इस प्रोसेस में HDFC ने एक और चीज़ इम्प्लीमेंट किया था अपने प्रोसेस में कि वो लोन देने के पहले, क्योंकि हाउसिंग लोन कभी ख़राब नहीं होता है, मकान एक ऐसा एसेट है जिसका दाम बढ़ता ही जाता है। तो अगर आपका कोलैटरल का वैल्यू बढ़ता जाता है तो आप डिफ़ॉल्टर होइएगा तब भी। लेकिन उन दिनों में 30 साल पहले अगर आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो आपके मकान का कब्ज़ा लेना किसी बोरोवर के लिए बड़ा मुश्किल होता, लेंडर के लिए बड़ा मुश्किल होता था बोरोवर से। तो उन लोगों ने, और उसमें बड़ी समस्या ये थी कि उसका टाइटल क्लियर है कि नहीं। और भारत में अगर आप मकान खरीदते हैं, आजकल हम लोग एक ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट देखते हैं, उस समय नहीं था। उस समय अगर कहीं पे मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनता था तो वो सरकारी ही होता था, DDA का होता था, GDA का होता था, बिल्डर्स का नहीं होता था। वहाँ पे देखना कि उसका टाइटल क्लियर है, आप उसके लेजिटिमेट ओनर हैं, उसका वो ट्रांसफरेबल एसेट है। तो इस वजह से HDFC का पिछले 35-40 साल में ये एक ऐसा बिजनेस बिल्ड हुआ जो कि एक अच्छे लेंडर के ज़रिए के नाते, एक समझदार लेंडर जो कि क्रेडिबल तरीके से लेंड कर रहा है, और उसके डिफ़ॉल्ट कम है उस एक्सरसाइज की वजह से। और पिछले 10 साल में हमने देखा है कि एक बहुत ही कम थॉटफुल लेंडिंग प्रैक्टिस की वजह से भारत में जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन सबको रिकन्फिगर करना पड़ा है, उन सबको रीजिग करना पड़ा है, उन सब में इतना बड़ा राइट ऑफ लेना पड़ा है, भारत सरकार को रिकैपिटलाइज करना पड़ा है। उसकी वजह से हमारे बैंकिंग सेक्टर का पूरा स्वरूप बदल गया। सारी बैंकें वो 2 बैंक में मर्ज कर गई हैं, 3-4 बैंक अभी बेचा जाना है। भारत में केवल 4-5 ही बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक रह गई हैं। वो उन सब एक्सेसेस का और कम समझदारी से चलाने का ये सब नतीजा है। तो कारोबार तो बहुत ही बारीकी से चलाने वाला चीज़ है, लंबे समय में इसका असर दिखता है। रोज़ रोज़ बाजार खुल जाता है इसलिए लोग उसका दाम लगाने चल पड़ते हैं 9:30 बजे। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी आपको लगता है कि वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल है? वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल, आप वैल्यू रिसर्च पे जाइए और 20 साल का रिटर्न देखिए, और लार्ज कैप की तुलना में
1.5 गुना रिटर्न है। हम्म, लार्ज कैप का रिटर्न 15% है, तो स्मॉल कैप का रिटर्न 22-25-28% है। हम्म। और ये 20 साल का रिटर्न है, ये 10 साल का रिटर्न है, ये 15 साल का रिटर्न है। मतलब यू हैव टू गिव देम टाइम। यू हैव टू गिव देम टाइम। एंड और इसमें क्या होता है कि स्मॉल कैप, मुझे लगता है कि स्मॉल कैप फंड निवेशकों के लिए एक, जब आप 2-4 साल बाजार से परिचित हो जाएं, शुरू में किसी भी निवेशक को स्मॉल कैप में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में लेकिन जब 2-3 साल आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में बाजार से परिचित हो जाएं, क्योंकि बाजार तो ऐसा ही रहेगा, ये वूका ख़त्म नहीं होने वाला है। वोलैटिलिटी, अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी, और हमेशा ये इन्वेस्टमेंट एम्बिगुअस रहता है। अभी अगर आप सोचिए कि बाजार गिर रहा है तो आज के दिन लगाना कितना मुश्किल है, क्योंकि आप जैसे लगाएंगे वैसे ही कल भी गिर सकता है। और अगर बढ़ रहा है तो आपको लगता है कि अभी लगा दो, नहीं तो कल बढ़ जाएगा। तो ये जो एम्बिग्विटी है, ये अनसर्टेनिटी, स्पेकुलेशंस और कहाँ जाएगा ये छोड़ दीजिए, आप अपने गोल पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल अपने गोल पे ध्यान दीजिए और देखिए कि आप ये टाइम नहीं कर सकते हैं अच्छी कंपनी। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि इसके बारे में कोई मेथड बना सकते हैं कि कितना पैसा आपको कई साल के लिए लगाना है। एक ऐसे फंड का चुनाव कीजिए जो कि रीजनेबल क्वालिटी है। एक ऐसे एलोकेशन का सिलेक्शन कीजिए जिसमें कि आपकी नींद नहीं उड़ती है। अगर आप स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, अगर आप किसी माइक्रो कैप फंड में पैसा लगा रहे हैं, और वहाँ बल्कि आपको ध्यान होगा कि 1.5 साल पहले एक माइक्रो कैप फंड लॉन्च हुआ था। ये माइक्रो कैप फंड, ये स्मॉल कैप तो काफ़ी बड़ी कंपनी है भारत के नज़रिए से अगर देखा जाए, क्योंकि हमारे रेगुलेटर ने क्या किया है कि सबसे बड़ी 100 कंपनी लार्ज कैप है, उससे अगली 150 कंपनी मिड कैप है, और उसके बाद ये 250 कंपनी छोड़ करके बाकी जितना यूनिवर्स है, और भारत में 3000 कंपनियां रोज एक्टिवली ट्रेड होती हैं। तो ये जो बहुत बड़ा यूनिवर्स है, और इसमें से पूरे म्यूचुअल फंड का अगर आप स्टॉक का यूनिवर्स देखें तो वो 800 कंपनियों का है। तो म्यूचुअल फंड जो ये 800 कंपनी, टोटल यूनिवर्स 800 कंपनी, जिसमें से वो 250 को हटा दीजिए तो बच गया 550 कंपनी। तो म्यूचुअल फंड जो इस 3000 कंपनी में से 500 कंपनी को चुनती है, वही आपके लिए बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन है। कम से कम वो कंपनी रातों रात गायब होने वाली नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे आम निवेशक जब स्मॉल कैप में लगाता है तो वो रेसिपी है डिज़ास्टर का। आप एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, हो सकता है वो कंपनी हो ही नहीं। आप वहाँ पे जब चिट्ठी लिखें तो खाली वहाँ पे एक दरबान हो जो कि आपका चिट्ठी रिसीव कर लेगा, क्योंकि पहले हमारे यहाँ, और वो सब कंप्लाई करती होगी, वो जो नंबर्स होंगे उसको आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो एक लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन जो करता है, और उन 500 में से भी 300-400 कंपनी ऐसी होगी जो कि अच्छा नहीं करेंगी या ठीक ठाक करेंगी। लेकिन आप स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगाते हैं ठीक ठाक करने के लिए नहीं, उसके दुगुना होने के लिए, 5 गुना होने के लिए, बड़ी कंपनी बनने के लिए। जब एक छोटी कंपनी जब मिड साइज कंपनी बनती है, या एक मिड साइज कंपनी जब लार्ज कैप बनती है, तब लोगों का पैसा नहीं बनता है, बहुत बड़ा धन इकट्ठा होता है, और उसके लिए समय देना होगा आपको। उस पर सिनेमा बनता है। रिलायंस इंडस्ट्री स्मॉल कैप से लार्ज कैप बना, तब जाके के धीरू भाई अंबानी पे सिनेमा बना। अगर वो अगर वैसा नहीं हो पाता, वो अगर अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी रहता और यहाँ नोएडा में हमारे पड़ोस में अगर एक फैक्ट्री में अगर वो पाइप बना रहा होता है, या जो भी अपना पॉलीप्रोपिलीन बना रहा होता है, या जो कुछ भी कर रहे होते, तो एक अच्छा कारोबार होता, मुनाफा कमा रहा होता, वो तरक्की कर रहे होते, वो वेल ऑफ होते, प्रॉफिटेबल होते, लेकिन सिनेमा नहीं बनता। तो ये जो छोटी कंपनी का बड़ा हो जाना और उस पर सिनेमा बनना, ये प्रॉमिस है स्मॉल कैप का। और उसमें अगर आपके लिए डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 50 कंपनी में पैसा लगाएंगे, उसमें से अगर, और ये नॉर्मल एवरेज लॉ ऑफ एवरेजेस ऐसे ही काम करता है, 4-5 कंपनी बलिस्टिक हो जाएंगी, 5 गुना 10 गुना हो जाएंगी 5-10 साल में, 10-20 कंपनी उसमें से डूब जाएंगी, और बीच वाली 30-40 कंपनी, 20-30 कंपनी, वो उनका डिसेंट सा परफॉर्मेंस रहेगा। और इस वजह से आपका पैसा ये 20%, 22% का जो सालाना रिटर्न 20 साल में दिख रहा है, आपको केवल एक चीज़ करना है कि वो कंपनी रियल हो। आपके कुछ कंपनियां खासा अच्छा करें, जिस पे कि फंड मैनेजर का भी जोर नहीं। फंड मैनेजर कंपनी में पैसा लगा रहा है, वो फंड मैनेजर कंपनी चलाता नहीं है। कंपनी चलाना, कंपनी को बढ़ाना, कंपनी को बहुत बड़ा कर देना, कंपनी में ऐसा स्ट्रैटेजी लगाना, या जो कुछ भी, कोई किसी अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना, या वो चीज़ सोच पाना, जो वो एंटरप्रेन्योर का काम है। और बेसिकली स्मॉल कैप में लोगों को पैसा लगाना चाहिए।
शुरुआती दौर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपके लगाते ही अगर ऐसा, और इस वजह से स्मॉल कैप ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप नए निवेशक हैं, स्मॉल कैप छूइए भी मत। 4-5 साल जब हो जाए और यहाँ पे आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए, और उसके बाद आप स्मॉल कैप में 10%, 20%, 25% ज़रूर लगाइए। स्मॉल कैप स्टॉक्स में सीधे तौर पे आप मत लगाइए। किसी आम आदमी के लिए स्मॉल कैप को इवैल्यूएट करना, वहाँ पे मुझे लगता है कि आप जब आम आदमी चलते बाज़ार में स्मॉल कैप खरीदने जाता है तो वो स्मॉल कैप कंपनी का शेयर नहीं खरीदता है, वो कूड़ा खरीदता है। और वो जो कूड़ा खरीदता है उसमें वैसी कंपनियां हैं जो पिछले 20 साल से 25 साल से लिस्टेड हैं। 1 रुपया उनका दाम होता है, 50 रुपये जाता है, और फिर वो 1 रुपये पे या 50 पैसे पे आ जाता है। और इसीलिए म्यूचुअल फंड एक बेटर जरिया, जहां एक कोई बेसिक फिल्टर है। फिल्ट्रेशन हो पाता है। Okay. और यहाँ पे तो फंड मैनेजर का नौकरी चला जाएगा, या फंड मैनेजर एम्बैरेस्ड होगा कि दूसरा फंड मैनेजर देखेगा कि ये, बिकॉज म्यूचुअल फंड में जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होता है। अगर मैंने एक गंदी सी कंपनी का शेयर खरीद लिया और हर महीने मेरा पोर्टफोलियो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, हम वैल्यू रिसर्च पे सारे पोर्टफोलियोज को छाप देते हैं और वो हमारे यहाँ 2-3 तारीख तक हो जाता है। पिछले 30 साल से हम लोग यही कर रहे हैं। तो लोगों को जब दिखेगा कि ये जनाब के पास ये सड़ी वाली कंपनी है, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और फिर देखेंगे कि ये परफॉर्म कैसा कर रहा है। अगर वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो लोग शायद उसके बारे में थोड़े कम अप्रीहेंसिव हो।